स्वागत है आपका YouTube क्लासेस में। आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी व्याकरण की एक विषय के बारे में जिसका नाम है पल्लवन। तो पल्लवन अगर आपके यूजी के सिलेबस में है या किसी भी तरीके से आप पल्लवन को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इस वीडियो में हम पल्लवन की परिभाषा और उसकी मूलभूत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पल्लवन। देखिए, पल्लवन को जानने के लिए मात्र हमें 3 बिंदुओं का आधार लेना है। पल्लवन की परिभाषा, पल्लवन व्याख्या और भावार्थ, तीसरा पल्लवन के कुछ सामान्य नियम। इन 3 नियमों की विशेष जानकारी प्राप्त करके आप एक दीर्घ प्रश्न के उत्तर को तैयार करने में सक्षम हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले बिंदु से, जिसे हम कहते हैं पल्लवन की परिभाषा। तो परिभाषा पर यदि विचार करें तो आपको नजर आ रहा है, पंक्ति है कि किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। यानी कि सुगठित यानी सुंदर रूप से, संगुम्फित आपस में काफी जुड़ाव है। तो ऐसे भाव के विस्तार को जो काफी सुगठित है, सुंदर है, बना हुआ है, उस भाव विस्तार को हम पल्लवन कहते हैं। एक बात यहाँ पर इस परिभाषा को जानने के बाद हम समझेंगे कि कम से कम शब्दों अथवा एक वाक्य में कहे अथवा लिखे गए भाव और विचारों में इतनी स्पष्टता नहीं रहती है कि हर तरह के लोग उन्हें आसानी से समझ सके। सुगठित का अर्थ अब आप समझ रहे होंगे, जैसे कोई काव्यात्मक पंक्ति है या दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो इस दोहे का अर्थ क्या है या काव्यात्मक पंक्ति का अर्थ क्या है? तो जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, जो भाव तोड़ना नहीं जानते हैं, उनके लिए अर्थ को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसीलिए ऐसे चीज़ों का भाव का विस्तार करना पल्लवन कहलाता है। तो इसमें कम से कम या अधिक से कम से कम भाव या कम से कम शब्द या वाक्य में लिखे गए भाव या विचारों में इतनी स्पष्टता नहीं रह जाती है। तो एक सधे लेखक का बड़ा गुण क्या होता है कि वह कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें लिख दे। ठीक है, एक अच्छा लेखक वो होता है जो कम से कम चीज़ों में अधिक से अधिक आपको बातें तक पहुंचा सके, अधिक से अधिक भाव तक ले जा सके। तो यह जो गुण है ना, ये कविता में तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कविता में इस प्रकार के लेखन की गुंजाइश अधिक है, लेकिन जब गागर में सागर जैसी चेष्टा की जाती है, कहते हैं मुहावरेदार भाषा है कि गागर में सागर भरना, यानी कम से कम में अधिक से अधिक चीज़ों को रखना। तो गागर में सागर भरने की चेष्टा तो की जाती है, तब उसमें साधारण लोग के लिए अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है अर्थ को समझने के लिए। ऐसी स्थिति में विचार अथवा भाव के तार तार को अलग कर तारतम्य के साथ समझने के लिए एक कुशल व्याख्याता की आवश्यकता पड़ती है। यानी तार तार यानी उसके पुर्जे पुर्जे अलग करके उसकी तारतम्यता को यानी उसके सीक्वेंस को समझने के लिए हमें एक व्याख्याता की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं और आलोचना विधा की जानकारी आपको मिली होगी, तो आलोचना में एक आलोचक वही करता है। यदि कोई व्यक्ति, मूल लेखक, अपनी किसी मूल कहानी, उपन्यास या किसी भी विधा में अपनी रचना करता है, तो आलोचक यही व्याख्याता का काम करता है उसके तार तार को स्पष्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी पल्लवन जो व्यक्ति पल्लवन विधा में जो पारंगत होगा, पल्लवन करते समय ये ध्यान रखना है कि उसका अर्थ विस्तार अच्छे से हो सके। तो गागर में सागर भरने जैसी जो जानकारी और जो कुशलता होती है वो कविता में चल सकती है, लेकिन दिक्कत यही आती है कि साधारण लोग उस अर्थ को समझने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत पड़ती है। तो आगे बात करें तो इतना ही नहीं, हिंदी में ऐसी हजारों सूक्तियाँ और कहावतें प्रचलित हैं जिनके अर्थ ऊपर से तो स्पष्ट नहीं है, किंतु उनका अर्थ विस्तार करने पर भाव पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे अनेक मुहावरे, अनेक उक्तियाँ हैं। तो लेखन की इस क्रिया को हिंदी में पल्लवन कहते हैं, यानी किसी कठिन चीज़ को आप आसान भाषा में रूपांतरित कर दें, यही पल्लवन है। ठीक है, अंग्रेजी शब्दावली में इसे मिनिएचर एसे कहते हैं।
हिंदी में इसे लघु निबंध भी कह सकते हैं। इसमें मूल वाक्य में आए विचार सूत्रों को सही सही अर्थ में पकड़ने की चेष्टा की जाती है। यानी कि मूल विचार सूत्र जो है, जो हमें विचार सूत्र मिले हैं मुख्य रूप से, उसको सही सही अर्थ में पकड़ना है। और यहाँ यह देखा जाता है कि छात्र या व्याख्याता ने किसी गंभीर तथ्य को कितनी बारीकी से और गहराई में उतर कर समझा है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब आप पल्लवन कर रहे हैं, आप भाव का विस्तार कर रहे हैं, तो कहीं कोई भाव छूट न जाए, तो कितनी गहराई और कितने विस्तार से आपने अर्थ को समझा है, ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अपनी भाषा में वह उसे कितनी दूर तक सुस्पष्ट कर सकता है। यानी पल्लवन जब आप कर रहे हैं, तो पल्लवन करते समय यह ध्यान रखना है कि आपकी भाषा शैली, आपका भाषा का ज्ञान वो कितना गहरा और कितना विस्तारित है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसके अगले बिंदु पर चलते हैं और देखिए यहाँ लिखा हुआ है पल्लवन, व्याख्या, भावार्थ। ठीक है, तो इन सब के बीच अंतर क्या है, यह समझ लेना अति आवश्यक है कि पल्लवन, व्याख्या और भावार्थ के बीच तात्विक अंतर क्या है। तो पल्लवन और व्याख्या, सबसे पहले तो हम इसे ही समझते हैं। ठीक है, पल्लवन और व्याख्या दोनों में सन्निहित भाव अथवा विचार का विस्तार होता है। यानी दोनों में जो भाव मूल रचना में है, उन दोनों से मिला जुला ही भाव जो है वो विस्तारित होता है। लेकिन पल्लवन में जहाँ निहित भाव का विस्तार होता है, वहाँ व्याख्या में प्रसंग निर्देश के साथ आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए भी स्थान सुरक्षित है। यानी अब आपको मूलभूत अंतर समझ में आ रहा होगा कि पल्लवन में क्या होता है, भाव का विस्तार होता है। जब आप व्याख्या कर रहे हैं, तो जो भी प्रसंग या जो भी निर्देश दिया गया है, जो भी आपके पास टेक्स्ट है, उसके अनुसार आप अपनी आलोचनात्मक, अपने मत का टिप्पणी वहां कर सकते हैं। लेकिन पल्लवन में ऐसा करने की छूट नहीं मिली होती है। तो यह अंतर है पल्लवन और व्याख्या में। फिर पल्लवन और भावार्थ में यदि हम चर्चा करें, तो दोनों में मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है। पल्लवन और भावार्थ में क्या अंतर है, तो दोनों में मूल भाव स्पष्ट होता है, लेकिन भावार्थ में भाव विस्तार की एक सीमा होती है। जब आप किसी पंक्ति का भावार्थ लिख रहे होते हैं, तो उसमें एक सीमा होती है। पल्लवन में ऐसा कोई सीमा बंधन नहीं है। यहाँ विभिन्न अनुच्छेदों में तब तक लिखा जाएगा जब तक मूल लेखक के समस्त मनोभाव पूरी तरह से स्पष्ट ना हो जाएं। यानी कि आप पल्लवन और भावार्थ में, चूंकि आप परिभाषा से समझ रहे होंगे कि अरे ये तो व्याख्या है, अरे तो भावार्थ है, नहीं। व्याख्या में क्या है कि टीका टिप्पणी होती है, पल्लवन में नहीं होती है। भावार्थ में क्या है, भाव के विस्तार की सीमा होती है, पल्लवन में नहीं होती है। और पल्लवन में तब तक आप लिख सकते हैं जब तक कि मूल लेखक के पूरे मनोभाव स्पष्ट ना हो जाए। तो भावार्थ में मूल भाव को अनुच्छेदों में आवश्यक नहीं है। भावार्थ में मूल भाव को अनुच्छेदों में दिखाना स्पष्ट नहीं है। वहां तो मूल आवरण के केंद्रीय भाव को पकड़ने की चेष्टा की जाती है। यानी किसी भी पंक्ति के, यानी जैसे रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उसको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। यह कविता की चंद पंक्तियां हैं। यहाँ कवि के केंद्रीय भाव को पकड़ने की चेष्टा की जाएगी जब आप भावार्थ कर रहे हो। लेकिन इसके विपरीत पल्लवन में मूल और गौण, गौण मतलब छिपा हुआ, दोनों प्रकार के निहित भावों को और विचारों को ग्रहण किया जाता है। और यह जो प्रक्रिया है संक्षेपण के ठीक उलट है। तो यह ध्यान रखिएगा कि पल्लवन व्याख्या नहीं है, भावार्थ लिखना नहीं है। पल्लवन व्याख्या और भावार्थ से थोड़ा सा तात्विक अंतर स्पष्ट रखता है। ठीक है, तो यह अंतर की बात हो गई। आगे हम बात कर लेते हैं पल्लवन के कुछ सामान्य नियम की। तो आपको चंद नियम अभी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पहले नियम की यदि बात करें, तो पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ठीक है, जब आप पल्लवन कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि मुख्य सूक्ति क्या है, वाक्य क्या है, लोकोक्ति या मुहावरा क्या है, ताकि मूल के संपूर्ण भाव को अच्छी तरह आप समझ पाए। तो यहाँ भी संक्षेपण वाली ही क्रिया है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। दूसरे बिंदु की बात करें तो मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा कीजिए। यानी केवल ऊपर ऊपर नहीं, एकदम गहराई में
अंत स्तर तक भी क्या भाव छिपा हुआ है वहां तक पहुंचने की चेष्टा करनी है। चेष्टा अर्थात प्रयास करना है। तीसरे बिंदु की बात करें तो मूल और गौण। गौण का मतलब जो छिपा हुआ। दोनों तरह के विचारों को समझ लेने के बाद एक एक करके सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ कर दीजिए। यानी आपने कोई एक पंक्ति पढ़ी या एक पैराग्राफ पढ़ा, वहां से जब आप मूल अर्थ समझ गए हैं तो उसका एक एक पैराग्राफ आप लिखते जाइए, एक एक अनुच्छेद लिखते जाइए, ताकि कोई भी भाव और कोई भी विचार आपसे छूटने ना पाए। ठीक है। चौथे बिंदु की बात करें तो अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहां तहां ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी दिए जा सकते हैं। पल्लवन में आप अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित उदाहरण दे सकते हैं या छूट मिलती है। आगे पांचवें बिंदु की बात करें तो भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में आप एक तो भाव को प्रकट कर रहे होते हैं, उसका माध्यम भाषा बनती है, तो भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। संक्षेपण की तरह यहाँ भी अलंकृत भाषा में लिखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अलंकृत भाषा जो है अर्थ को और दुरूह कर देती है, उसे कठिन बना देती है। तो यहाँ पर आवश्यक है कि आप जितनी सरलता का प्रयोग करें। छठे बिंदु की यदि बात करते हैं तो पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जितने अनावश्यक या जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उन सारी चीज़ों को हटा देना है। सातवां बिंदु की बात करें तो पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह बात अभी कुछ ही पल पहले पंक्ति से स्पष्ट हुई थी कि आपको आलोचनात्मक टीका टिप्पणी नहीं करनी है। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। आठवें बिंदु की बात करें तो पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। अन्य पुरुष का मतलब एक बार मैं फिर याद दिला देती हूँ, जो तीसरे पर्सन के लिए ये, वे, यह, वह इस तरह का जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो ये अन्य पुरुष होता है, तो अन्य पुरुष में होना चाहिए। नवें बिंदु की बात करें तो पल्लवन व्यास शैली में होना चाहिए, समास शैली में नहीं। अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। समास शैली का मतलब होता है, आप समास को पढ़े होंगे, जहां पर वो विस्तार को संक्षिप्त कर देता है। ठीक है। व्यास शैली का मतलब होता है जब आप पूरे विस्तार से लिख रहे होते हैं, कहीं रुकावट नहीं, इसीलिए इसे व्यास शैली कहा गया है। तो समास के पदों का प्रयोग यहाँ नहीं करना है। ये कुल मिलाकर आपके 9 बिंदु हुए पल्लवन को समझने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि एकदम आसान और सहज तरीके से आप पल्लवन की परिभाषा, उसके कुछ सामान्य नियम से अवगत हो चुके हैं। और यदि दीर्घ प्रश्न के उत्तर आते हैं तो दीर्घ प्रश्नोत्तर में आप इतना मैटर लिखने के पश्चात एक अच्छे अंक के भागीदार बन जाएंगे। तो यहाँ पर यह पल्लवन का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।